सोचो एक करोड़पति टैक्स बचाने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खराब फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन उसके साथ किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि वही नकली फिल्म असली आतंकवादियों के बीच में फंस जाती है और फिर एक्टर्स को सच में देश बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस फिल्म की कहानी रहने वाली है, जिसमें मैंने इस एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर फनी सीन को छोड़कर सिर्फ मेन स्टोरी पर फोकस किया है, ताकि आपको कहानी बिना किसी रुकावट के समझ आ जाए। बाकी दोस्तों पिछली वीडियो पर आप सभी ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे जाना है। और इसी के साथ जितने भी नए लोगों ने चैनल ज्वाइन किया है आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मूवी की पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत सिन्हा नाम के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन से होती है, जिसे उसका नेता दोस्त चेतावनी देता है कि अगर सरकार बदल गई तो उसकी सालों की टैक्स चोरी सामने आ सकती है, यानी अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये बात को जानकर सिन्हा अपनी कंपनी के खास लोगों की मीटिंग बुलाता है, ताकि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिससे उसका काला धन छुपाया जा सके। अब यहीं पर उसका असिस्टेंट दुबे उसे एक ऐसा आइडिया देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहता है क्यों ना 2000 करोड़ की एक ऐसी फिल्म बनाया जाए जो इतनी बेकार हो कि पहले ही हफ्ते फ्लॉप हो जाए, जिससे अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो उससे पैसा डूबा हुआ दिखाई देगा और इनकम टैक्स वालों को भी लगेगा कि सारा पैसा बिजनेस में ही बर्बाद हो गया। अब ये प्लान सिन्हा को इतना पसंद आता है कि वो तुरंत इस पर काम शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहीं पर सबसे पहला काम था एक ऐसे डायरेक्टर को ढूंढना जो सच में फ्लॉप फिल्म बना सके। इसी तलाश में दुबे पहुंचता है देव और दास के पास, जो दो ऐसे संघर्ष कर रहे डायरेक्टर होते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मौका उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी बनाने वाला है। अब यहाँ पर देव और दास इस मूवी को बनाने के लिए मान जाते हैं। अब इसके बाद देव और दास सबसे पहले अपनी फिल्म के लिए एक बड़े ही अजीब हीरो की तलाश शुरू करते हैं, जिसमें आखिरकार उनकी मुलाकात होती है राजीव कोहली से, जो एक ऐसा सुपरस्टार था जिसका बॉलीवुड में सिक्का कभी भी नहीं चला था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था, अब हालात ऐसे थे कि उसे छोटे मोटे रोल करके ही अपना गुजारा करना पड़ रहा था। अब यहीं पर जब उसे इतनी महंगी फिल्म का ऑफर होता है तो वो बिना एक सेकंड सोचे फिल्म के लिए हाँ कर देता है। लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक देव और दास को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इन किडनैपर का नाम रोमियो और यड्डा अन्ना होता है, जो वेलकम फिल्म के मशहूर गैंगस्टर मजनू भाई और उदय भाई के सगे भाई थे। और उन्होंने इसे इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि असल में इन दोनों ने इनसे काफी पैसा उधार लिया था और आज तक उन्हें वापस भी नहीं किया था, इसलिए दोनों उनका हिसाब बराबर करने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यहाँ पर इनसे पता चलता है कि वो लोग 2000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो उनका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। अब यहाँ पर उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था इस फिल्म में एक रोल, क्योंकि गैंगस्टर बनने से ज्यादा इन दोनों का सपना एक हीरो बनने का था। अभी देखकर मजबूरी में देव और दास उन्हें भी अपनी फिल्म में कास्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद एक एक करके कई और अजीबो गरीब लोग इस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ सिन्हा भी अपनी बेटी जैनी को इस फिल्म में भेज देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था अगर जैनी भी इस फिल्म में होगी तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी। अब कुछ ही दिनों में पूरी स्टार कास्ट तैयार हो जाती है। अब इसके बाद कहानी का अगला पड़ाव था शूटिंग शुरू करना, लेकिन यहाँ पर किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैमरे के सामने शुरू होने वाली ये शूटिंग कुछ ही घंटों में असली जंग में बदलने वाली है। अब इसके बाद पूरी स्टार कास्ट को एक आर्मी ऑफिसर के पास भेजा जाता है, क्योंकि फिल्म की कहानी में सभी को फौजी बनकर आतंकवादियों से लड़ना था, इसलिए शूटिंग से पहले सभी को मिलिट्री की बेस ट्रेनिंग दी जाती है और अलग अलग तरह से उन्हें नई नई चीजें सिखाई जाती है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे अभी भी मजाक की तरह ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद यही ट्रेनिंग उनकी जान बचाने वाली है। अब इसके बाद ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और शूटिंग की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब इसके बाद मूवी की शूटिंग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत ही बेहतरीन सेट बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन शूट होना था, जिसमें सीन के आखिर में पूरे सेट को धमाके के साथ उड़ाया जाना था। इसलिए इस काम की जिम्मेदारी डोमिनिक नाम के एक्टर्स को दी जाती है, जो पूरे सेट में बम लगा देता है। लेकिन तभी शूटिंग के दौरान कुछ एक्टर्स आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे सेट में इतना हंगामा मच जाता है कि डोमिनिक गलतफहमी में तय समय से पहले ही ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ देखते ही देखते करोड़ों रुपए का सेट मलबे में बदल जाता है। तभी इसी दौरान उधर सिन्हा पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी थी और इनकम टैक्स विभाग ने सीधा उसके घर पर छापा मार दिया था, जिसमें वो कुछ ही घंटे में उसके पैसे, उसकी कंपनी, यहाँ तक कि उसकी लगभग सारी संपत्ति को भी जब्त कर लेते हैं। अब यहीं पर जो आदमी कुछ देर पहले फिल्म को फ्लॉप बनाना चाहता था, अब वही उस फिल्म से अपनी किस्मत बनाने की उम्मीद लगाए बैठा था। इसलिए वो दुबे को यहाँ पर साफ कहता है कि चाहे जो करना पड़े, मुझे एक दिन के अंदर ये फिल्म को पूरी तरह से रिलीज करना है। लेकिन यहाँ पर दुबे के पास सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास शूटिंग करने के लिए कोई सेट बचा ही नहीं था। अब यहीं पर डोमिनिक अपनी गलती सुधारने का एक रास्ता बताता है। वो कहता है कि बॉर्डर के पास जंगल के बीच एक ऐसा असली गाँव है जो बिल्कुल उसी सेट जैसा दिखाई
देता है। अगर वहाँ जाकर शूटिंग की जाए तो किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन बस इन सब में एक छोटी सी दिक्कत है, उस गाँव पर अक्सर आतंकवादियों का हमला होता रहता है। अब ये सब सुनकर ये लोग वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद ये पूरी टीम उस गाँव में शूटिंग करने के लिए निकल जाती है। अब कुछ ही देर बाद पूरी फिल्म की टीम आजादगंज में पहुंच जाती है, जिसके बाद जैसे ही उनकी गाड़ियां गांव में एंट्री करती है, उनके बीच एक मजेदार गलतफहमी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को लगता है गांव के सभी लोग शूटिंग का हिस्सा हैं और वो सभी लोग भी एक्टर्स हैं। अब यहीं पर गांव वालों को भी उनकी आर्मी यूनिफॉर्म को देखकर ये यकीन हो जाता है कि ये लोग भारतीय सेना से है और उन्हें आतंकवादियों से बचाने आए हैं। यानी यहाँ पर दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे को लेकर काफी नासमझी थी। अब इसी गलतफहमी का फायदा उठाते हुए देव और दास शूटिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि गांव वालों को भी शक न हो और शूटिंग भी होती रहे। लेकिन यहीं पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। अब इसी दौरान आतंकवादियों के सरदार बीड़ू मेरा बच्चा है तू यानी जतारा तक भी एक खबर पहुंच जाती है कि आजादगंज में भारतीय फौजी आ चुके हैं। अभी सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसमें वो तुरंत अपने 4 सबसे खतरनाक आतंकवादियों को गाँव भेज देता है, ताकि उनके जरिए सच का पता लगाया जा सके। अब इधर देव और दास भी अपने अगले सीन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें उन्हें शूटिंग के लिए 4 ऐसे लोग की जरूरत थी जो दिखने में बिल्कुल गुंडे जैसे लगे। और उसकी किस्मत का खेल देखो, उसी समय असली आतंकवादी उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि शायद इन्हें किसी जूनियर आर्टिस्ट ने बुलाया होगा, इसलिए ये लोग उनसे बिना कुछ पूछे उनके साथ शूटिंग करने लगते हैं। अब इसके बाद जैसे ही शूटिंग शुरू हो जाती है तो यहाँ पर सारे हीरो उनको आतंकवादी समझकर उन पर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये आतंकवादी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। अब कुछ ही मिनट में इनकी जमकर पिटाई हो जाती है, जिसमें वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। तभी ये सब देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि भारतीय सेना के आते ही उन्होंने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। लेकिन असली तूफान तो अभी गांव तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि अपने आदमियों की ये हालत देखकर जतारा अब खुद अपने हथियार गिरोह के साथ आजादगंज की तरफ निकल चुका था। अब कुछ ही देर बाद पूरा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है, क्योंकि जतारा अपने दर्जनों हथियारबंद आतंकवादियों के साथ गाँव में पहुंच जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिल्म के सारे एक्टर्स अभी भी उसे फिल्म का ही विलन समझ रहे थे। अभी देखकर कई लोग उसके सामने फिल्म के डायलॉग मार रहे थे, तो कई लोग कैमरे के सामने ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। अब ये सब देखकर जतारा पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो बिना कुछ सोचे सीधा रोमियो के हाथ पर गोली चला देता है। और रोमियो को गोली लगते ही वो जोर से चीख पड़ता है और बस यहीं से सबकी हंसी एक पल में ही गायब हो जाती है। अब यहीं पर देव और दास समझ चुके थे कि इस बार कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं बल्कि असली मौत खड़ी है। अभी देखकर वो तुरंत सारी स्टार कास्ट को सच बता देते हैं और कहते हैं ये गाँव, ये लोग और ये आतंकवादी सब कुछ असली है। अभी सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले जो लोग हीरो बन रहे थे वो अब अपनी जान बचाने के लिए आतंकवादियों से माफी मांगने लगते हैं, जिसमें वो जतारा से कहते हैं कि वो सैन्य नहीं बल्कि सिर्फ एक्टर्स हैं। लेकिन यहीं पर जतारा को उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि आज गाँव में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तभी गाँव की एक लड़की जोया सबके सामने आती है। दरअसल जतारा जोया को पसंद करता था और जोया इस बात का फायदा उठाते हुए उससे एक सौदा करती है। वो कहती है अगर तुम इन सभी लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात जतारा को भी अच्छी लगती है और वो उसकी बात मान लेता है, जिसमें वो यहाँ पर सभी को चेतावनी देते हुए कहता है शाम होते ही अपन वापस आएगा और अगर तब तक जोया अपन के साथ नहीं चली तो अपन पूरे गाँव को मिटा देगा, समझा या बिडू लोग। इतना बोलकर वो अपने कुछ आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। अब बिडू के जाते ही पूरा गाँव डर और खामोशी में डूब जाता है, क्योंकि किसी के भी पास ज्यादा समय नहीं था। इसलिए फिल्म की टीम तुरंत अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके सामने सबसे आसान रास्ता था अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाना। लेकिन जैसे ही वो गांव छोड़ने लगते हैं कुछ लोगों के कदम अचानक रुक जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अगर वो आज यहाँ से चले गए तो ये मासूम गाँव वाले नहीं बच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक तरफ वो लोग होते हैं जो किसी भी कीमत पर गाँव वालों से बचना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो उसे अपनी लड़ाई मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था हम एक्टर्स हैं, सैनिक नहीं। और इतना कहकर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी वक्त जोया अपनी छोटी बेटी उर्वी को राजीव के पास लेकर जाती है और कहती है मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ ताकि इसकी जिंदगी मेरी जैसी ना बन सके। अब इतना कहकर वो उर्वी को राजीव की गोदी में छोड़ देती है, जिसके बाद राजीव मजबूरी में उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उर्वी रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। दरअसल कुछ टाइम पहले जतारा ने उसके पिता को उसके सामने ही मार दिया था और इसी मौत के सदमे की वजह से वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन इस बार माँ से बिछड़ने का दर्द इतना गहरा था कि अचानक उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसमें वो जोर से माँ कहकर चिल्लाती है। अब यही ये शब्द राजीव के दिल पर सीधा असर करता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहा है, जबकि पीछे मासूम लोगों की पूरी दुनिया
उजड़ने वाली है। अब ये सब देखकर वो गाँव वालों को बचाने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास आतंकवादियों से लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं थे। अब यहीं पर दो लोग इस गाँव से सामने आते हैं और वो लोग उन्हें आतंकवादियों के ऐसे गुप्त हथियारों के गोदाम तक ले जाते हैं जहाँ उन्हें बंदूक और बम ही नहीं बल्कि 15 साल से कैद कुछ भारतीय सैनिक भी मिलते हैं, जिनका नाम कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन था। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने महाभारत सीरियल में ये किरदार निभाए थे। बट अब इनमें से पंकज धीसार जिन्होंने कर्ण का रोल किया था वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये उनकी आखिरी फिल्म है जिसमें वो हमें दिखे हैं। अब यहीं पर एक हैरानी की बात ये थी कि उन्हीं सैनिक में राजीव के पिता भी मौजूद थे जिन्हें सालों पहले शहीद माना गया था। अब इसके बाद ये दोनों बाप बेटे की मुलाकात के बाद फिल्म की पूरी टीम और भारतीय सैनिक एक साथ आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले वो दुश्मनों के हथियार का गोदाम उड़ा देते हैं ताकि जतारा के पास लड़ने के लिए कोई भी बड़ा सहारा ना बचे। अब इसके बाद सभी गाँव वालों को पाकिस्तानी बॉर्डर से हिंदुस्तानी सीमा तक पहुंचाने का मिशन शुरू होता है, लेकिन रास्ते में ही उन पर जतारा अपनी पूरी फौज के साथ उन पर हमला कर देता है। अब इसके बाद शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी लड़ाई, जहां एक्टर जो कुछ ही घंटे पहले सिर्फ कैमरे के सामने हीरो बन रहे थे अब वही असली गोलियों के बीच गाँव वालों की जान बचा रहे थे। अब काफी देर तक चली इस जबरदस्त लड़ाई के बाद भारतीय वायुसेना भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो पूरे इलाके पर मिसाइल से हमला करती है, जिसमें जतारा और उसके पूरे आतंकवादी गैंग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और सभी लोग बच जाते हैं। और इसी के साथ देव और दास की ये फिल्म भी पूरी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फिल्म को रिलीज करते हैं। अब यहीं पर पहले जिस फिल्म को फ्लॉप करने का सोचा जा रहा था वही फिल्म सुपरहिट साबित होती है, जिससे सिन्हा की डूबती हुई किस्मत फिर से बच जाती है। तो दोस्तों ये थी वेलकम टू द जंगल की पूरी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।